Hi, this is Dr. Ajay Kumar. Welcome all my viewers, and today I am going to share some of my experiences in dengue. There is complaint from various viewers that I speak only in English, so I am going to talk in Hindi also sometimes so that everybody should understand and learn. तो आज हम डेंगू के बारे में बात करने जा रहे हैं। डेंगू जो बिहार में काफ़ी ख़तरनाक रूप से अभी फैला हुआ है और डेंगू के मरीज बहुतायत में पटना एवं आसपास के इलाके में अभी पाए जा रहे हैं। We all know that dengue is caused by the bites of the Aedes mosquito, and it causes a viral fever. This viral fever lasts for 6 to 7 days. There is no particular medicine in allopathy so far to treat with this deadly disease. However, they manage the patient so that the platelet level doesn't fall beyond a certain limit, and thereby to save the patient life. सो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी तेज़ी से हो जाती है और प्लेटलेट्स की कमी के कारण व्यक्ति में ब्लड के फटने की माने ब्लड निकलने की शिकायत होती है, क्योंकि जब प्लेटलेट्स एक फैक्टर है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद होती है। यदि प्लेटलेट्स काफ़ी कम मात्रा में हो जाए बॉडी में तो हमारे ब्लड्स जो हैं वो अपने वेसल से फट के बाहर निकलेंगे और जिसके कारण नाक से खून आना या स्टूल के रास्ते खून आना या शरीर में स्किन पे विभिन्न लाल धब्बे का हो जाना पाया जाता है, जिसे हम लोग पिटाचे के नाम से जानते हैं। और डेंगू खतरनाक इसलिए भी है कि यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो व्यक्ति के ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिलेगा और व्यक्ति शॉक की स्थिति में चला जाता है। तो डेंगू में हमेशा यह ध्यान रखने की चीज़ है कि ब्लड का वॉल्यूम हमेशा मेंटेन रखना है और किसी भी फीवर में ये मेंटेन रखना है। पर्टिकुलरली डेंगू में हमें प्लेटलेट्स काउंट पे हमेशा ध्यान देना है और इसका जो प्लेटलेट्स फॉल जो होता है वो मैक्सिमम 5 to 6 डेज पे होता है। यदि आपको डेंगू काटा, मोस्टली डेंगू का प्रीडोर्मल पीरियड 10 to 15 डेज का रहता है और उसके बाद इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। वंस द सिम्टम स्टार्ट्स कमिंग, जस्ट काउंट अपॉन द डेज फ्रॉम द डे ऑफ फीवर यू काउंट and you have to monitor the patient, particularly the blood position of the patient every day almost, and the most serious day is 4th or 5th day. After that, once the dengue is flushed out from the body, it flushed out automatically. So after 6 or 7 days the patient recovery starts. So blood platelet level begin to rise thereafter. लेकिन इसके पहले आपको 5वां और 6ठा दिन, चौथा 5वां 6ठा दिन काफ़ी क्रूशियल है और उसमें मॉनिटर करने की सख्त आवश्यकता है। अभी तक डेंगू का एलोपैथी में विशिष्ट रूप से कोई दवाई नहीं बनी है और जो भी इलाज होते हैं वो सिम्प्टोमेटिक इलाज होते हैं। मैनेजमेंट किया जाता है कि बॉडी में फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहे जिसके कारण व्यक्ति की मौत ना हो, और पेन के लिए पेन किलर से मैनेज किया जाता है और प्लेटलेट्स चढ़ा करके मैनेज किया जाता है। यदि प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता हुई तब प्लेटलेट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है और वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर फ्लूइड चढ़ाया जाता है। इस तरह से डेंगू को मैनेज किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डेंगू के लिए कोई विशिष्ट दवा अभी तक बनी नहीं है।
होम्योपैथी यहाँ पे एक वरदान के रूप में आती है। चूँकि होम्योपैथी में बीमारी का नहीं, बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है और लक्षण आधारित पद्धति होने के कारण होम्योपैथी चिकित्सा किसी भी प्रकार के ज्वर को ठीक करने में सक्षम है। इन द केस ऑफ डेंगू ऑल्सो इट इज़ highly efficient. I am going to share some of my cases. I have seen several cases of dengue and I have got remarkable success almost in all of them. But due to time limit, I am not going to share all of them. A few of the cases I am going to share with you. In one case, this is the case of lady who is 65 years old. शाम के वक्त उन्हें एकाएक 103 डिग्री का बुखार होता है और बुखार के साथ उनके पैरों में काफ़ी दर्द होता है, उनके नी में सूजन आ जाती है, कमर में दर्द होता है और इतना अधिक दर्द होता है कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रही हैं। खड़ा होने से उनके बॉडी में सिहरन हो रही है। बुखार आने से पहले उन्हें काफ़ी ठंड लग रही है और इतनी ठंड लग रही है कि उनके शरीर कपकपा रही है। And she has covered herself up to the neck. Not only one blanket, she is covering 2 or 3 blankets at that time. So much shivering, so much chilliness is present at the onset. And fever बढ़ने के साथ उनके दर्द भी बढ़ रहे हैं। यह स्थिति के 1-2 घंटे के बाद उनके माथे में दर्द होने लगता है, लंबर में खासकर लंबर रीजन में काफ़ी पेन होता है, आँख में भी दर्द आने लगता है और भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उनकी भूख काफ़ी ख़त्म हो जाती है, प्यास काफ़ी रहती है, लेकिन वो पानी पीती हैं तो वो वोमिटिंग हो जाता है। और वोमिटिंग भी ऐसा नहीं होता, वोमिटिंग इतना एक्सकोरिएटिंग टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से पूरा छील करके बाहर आ जाएगा। सो मच रेचिंग एंड नोसिया इज प्रेजेंट दैट शी ड्रेड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी नहीं पा रही हैं, एक घूंट भी पानी पीती हैं तो उनको वोमिटिंग हो रहा है, पानी पी रही हैं तो उनको यूरिन हो रहा है और यूरिन वो जा नहीं सकती हैं क्योंकि उनके पैर में काफ़ी दर्द हो रही है, खड़ा होने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, खड़ा होने में उनका बॉडी कांप रहा है, उनका शरीर उनका भार नहीं ले रहा है, जॉइंट्स उनके भार नहीं ले रहे हैं, जॉइंट्स थरथरा रहे हैं। यह स्थिति लगभग कमोबेश प्रायः सभी डेंगू के मरीजों में मिलती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में गैस्ट्रिक सिम्टम नहीं भी देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा में हम आगे के केसेस में देखेंगे। इस केस में जब मैंने उनसे पूछा क्या किसी ढंग की घबराहट, बेचैनी ये सब आपको हो रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पानी पीने की तीव्र इच्छा हो रही है, मेरा गला सूख रहा है लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ, मेरा ओठ सूख रहा है, पानी पीने से उल्टी होती है तो मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। तो दैट इज़ द कंडीशन, देयर इज़ नो रेस्टलेसनेस। और ये जो वोमिटिंग और नोसिया है वो बैठने से, खड़ा होने से बढ़ जा रही है, लेटने से थोड़ा आराम मिल रहा है। दर्द इतना हो रहा है कि पैर को वो जतवाना चाह रही हैं, प्रेशर से उनको थोड़ा आराम मिल रहा है। और जब मैंने बात किया तो यह भी ऑब्जर्व किया कि वो बात करने की स्थिति में नहीं थी, बात करते करते वो कराहती थी, इस तरह से जो कराहना होता है, इसकी आवाज़ स्पष्ट थी। तो यह इसके आधार पे शक तो मुझे हो गया कि यह डेंगू है, लेकिन ब्लड टेस्ट करा करके इसकी संपुष्टि भी करानी आवश्यक थी। ब्लड टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव निकला। उनके NS
1 एंटीजेंट जो डेंगू के एंटीजेंट हैं वो पॉजिटिव थे। आईजीएम आईजीजी यह दोनों अभी भी रिएक्टिव नहीं हुए थे, यानी डेंगू का बिगनिंग था। तो इसके आधार पे बट आई टुक नोटिस इन दिस केस some important thing was that the patient is running in high fever. The patient is running with high fever. There is a strong chilliness, external chilliness, and she has covered up to the neck. And there is a strong nausea and retching. The vomiting tendency is very strong. She is thirsty, but still she cannot drink because of fear of vomiting. And with that, there is a lot of pain. There is unbearable pain, so much pain that the lady is moaning. There is pain in the knee. There is pain in the back, particularly in the lumbar region. There is pain in the eye, and there is pain in the head also. Thou she was telling that the whole body somewhat more or less is aching, but these were the prominent parts where the pain was unbearable, and she was moaning. So dear friends, here this picture with this picture a few remedies come foremost. First of all, arsenic. Arsenic has external chilliness with internal heat. Arsenic has vomiting, a strong vomiting. It cannot digest even water. Though it is thirsty, but it cannot drink. There is vomiting, and there is moaning. She is very sensitive to pain. There is pain in the lumbar region. Everything is these features are of arsenic. But one important thing which was contradicting arsenic was that the lady had no anxiety. There was no fear. There was no insecurity, and there was no restlessness. This was very, very peculiar. So we needed a remedy that has the tendency to fever, that has a power to produce high degree of fever with external chilliness, and that has the concomitant strong body pain, so much pain that the patient is moaning under pain, and that causes the weakness of the joints. That वह लेडी क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैं खड़ा होती हूँ तो मुझे थरथरी हो जा रही है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं चल नहीं पा रही हूँ. So, and moreover, the locality of pain is also important. The pain is in the knee, the pain is in the lumbar region, the pain is in the eyes. The pain, character of pain was something as if it is bruised, as if it is sore. This is very, very characteristic. And if you go by Bodik, you will find that in fever, the gastrointestinal symptoms becomes corrupt. It affects the gastrointestinal symptom if you go in the medicine Epotorium perf. In Epotorium perf, there is a strong thrust, there is great pain in fever. बुखार में काफ़ी अधिक दर्द होना, पेन होना, यदि पेन काफ़ी प्रोमिनेंट है तो फर्स्ट मेडिसिन, द फर्स्ट चॉइस शुड बी इपोटोरियम पर्फ. फीवर हो रहा है, फीवर के साथ चिलीनेस है और पेशेंट को प्यास काफ़ी अधिक है लेकिन पेशेंट पानी नहीं पी रहा है, रेचिंग हो रही है और दर्द के मारे पेशेंट करा रहा है. सो दर्द यहाँ पे सबसे अधिक प्रोमिनेंट दर्द है और सेकंड प्रोमिनेंट है उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो इतना अधिक इरिटेटेड है, इतना अधिक विकृत हो चुका है कि वह
थोड़ा भी पानी को सह नहीं पा रहा है और एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ वोमिटिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से पूरा खखोर के बाहर निकल जाएगा। सो दिस वाज वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इपोटोरियम पर्फ। बिस्मथ में भी यह सिम्टम मिलता है कि वो थोड़ा भी पानी पीता है तो पानी बाहर आ जाता है, लेकिन बिस्मथ में फीवर के सिम्टम्स कम पाए जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम काफ़ी अधिक रहते हैं और बिस्मथ में एक लोड होता है उसका जो वोमिटिंग होता है वो कन्वल्जिव टाइप का वोमिटिंग होता है, स्पाज्मोटिक वोमिटिंग होता है, उसमें बर्निंग काफ़ी अधिक रहता है, पेट में बर्निंग काफ़ी रहता है। और बिस्मथ में पेशेंट खा सकता है, वो काफ़ी दिनों तक खाता भी है, बहुत दिन खाने के बाद भी वो पूरा का पूरा वोमिटिंग कर देता है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ प्रॉब्लम है डाइजेशन का, स्लो डाइजेशन। देयर इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम स्लो डाइजेशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम फीवर के साथ है, फीवर आता है और फीवर में पेन प्रोमिनेंट है। वंस द पेन इज प्रोमिनेंट एंड विथ दैट if you have the symptom of restlessness and insecurity, you can go for arsenic. If that is not, think of Epitorium perf. So dear friends, in all these cases of fever, particularly in dengue fever, where the foremost characteristic of dengue fever is bone fever, it is bone cry pain. There is bone cry pain, bone breaking fever, it is also termed as bone breaking fever. So in this case, there was classical symptoms of Epitorium perf, and with Epitorium perf, the fever subsided within 1 day. The vomiting, nausea was checked almost instantaneously. However, the pain of the knee continued for some days, even the fever had gone over. Because the lady had been suffering from osteoporosis and she had ligament injury, ligament ruptures since long. So the pain of that part continued even after that, however in some low form, for which the treatment is continuing. But the acute problem was over. This is one case of Epitorium perf. I am sharing another case of the same remedy in which a patient of 20 years old had been on Calpol. He had been taking paracetamol every time the fever is rising, and that is the established case of dengue. The dengue is positive, and in that case not only NS1 is reactive, even IgM and IgG was reactive. So it was showing that the dengue, he has been under dengue for few days, and he was telling me that he has been suffering from fever since 4 days. So that was the 5th day, and his platelet counts was about 70,000. So on that day he contacted me, and he had not slept for 4 to 5 days. He has not been eating a lot, normally. Very slight, his appetite has become much diminished. भूख उसके काफ़ी कम हो गए थे, फीवर 4-5 दिन से थे। कालपोल खा के, एलोपैथिक टेबलेट खा करके वो सुबह शाम फीवर को अंडर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में दर्द काफ़ी था, वो सो भी नहीं पा रहा था। यह उसके लक्षण थे। और जब उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि जैसे मेरा बुखार तेज होता है तो उसके दर्द बढ़ जाते हैं, और उसके आँख में काफ़ी दर्द, आँख हिलाने डुलाने से, चलने घुमाने से उसके आँख में दर्द हो रहे थे। तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने पिछले केस में बताया था कि वंस द पेन इज इम्पोर्टेंट, वंस द पेन इज प्रोमिनेंट एंड द पेन इज इन concomitant of the fever, you think of Epitorium perf as the first grade medicine. And in this case also, on this characteristic, Epitorium perf was prescribed, and his allopathic medicine was stopped. I started with Epitorium perf 200. उसके बुखार उस समय 102 थे जब मैंने इलाज की शुरुआत किया था,
और 2 घंटा के बाद उसके बुखार 104 हो गए। चूँकि एलोपैथी की मेडिसिन हट गई थी, मैंने एलोपैथी की मेडिसिन रुकवा दी थी, तो उसके बुखार 104 हो गए। लेकिन मैंने पेशेंट को कहा कि आप धैर्य बनाएं और आपके दर्द कैसे हैं, तो उनके दर्द में कमी आई थी, लेकिन उसके बुखार बढ़ गए थे। और दूसरी चीज़ यह हुई थी कि उसने बताया कि मेरा मन अच्छा लग रहा है। मैंने उसे बताया कि आप निश्चिंत रहें, आपके बुखार बिल्कुल घट जाएंगे, आप 2-3 घंटा और वेट करें। एंड आई प्रेस्क्राइब्ड देयर आफ्टर 1 m, and within 3 or 4 days the fever came down. 4 hours the fever came down, and by the next morning the fever was almost 98. So there was no fever the next morning. The patient was all right, and her mother claimed that for the first time within 4 to 5 days at night he has slept so peacefully and so soundly. So this is the power of homeopathy. This is the fantastic result with homeopathy in the cases of dengue. And I do hope that if government if the government work upon it, if the government make inquiry, make a study of the cases which has been treated with homeopathy, Epotorium perf can be used, can be suggested as the first grade remedy and as a prophylactic also, where the dengue comes as epidemic. However, Epotorium perm is not only one medicine. It is based upon the characteristic symptoms. But in most of the cases of dengue, it covers the characteristics of the dengue. And that's why several doctors uses it at a specific to the dengue. However, I strongly advise against it. Don't go for the specific, always prescribe upon the symptoms. Once the symptom matches, then only you prescribe Epotorium perf. Now I am going to share with another case of dengue. In this case, the person was positive with dengue, and he had pain. He was very thirsty. But the most important characteristic, he told that डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह इतना सूख रहा है, मैं कितना भी पानी पी रहा हूँ मुझे कुछ बताइए, मेरा मुंह सूखा का सूखा ही रह रहा है. So if you go through the homeopathic principle, you will find that our prescription are based on the characteristic symptoms. So where the characteristic symptom was, उसका गला सूख रहा है और पानी कितना भी पी रहा है तो वो गला उसका सूखा का सूखा रह रहा है. On this basis, we have a rubric in homeopathy, thirst inquenchable, and in this Nitramur is the only one medicine. I prescribed him Nitramur in high potency, and his fever subsided. There was the next day when I asked him to test for dengue, he refused to test because he was okay. And moreover, even I have noticed that if you do a retest of dengue, even after the fever is gone, the IgM and IgG reaction will be reactive still. And in some of the cases, very interestingly, I have found this year that even after the fever is gone, even after the dengue is over, even the 14 or 15 days has passed away, when the person is perfectly okay, NS1, the antigen is still found reactive. Why it is so, I am unable to understand. If any one of you have faced such a situation, you can share your views upon that to me so that I can get benefit from your knowledge. So this shows that homeopathy works on the basic principles, and there is no specific in homeopathy. And once the Hahnemannian principle is followed, almost all the cases which are curable can be cured. And acute cases, particularly the fever comes under acute case miasm, and the acute cases are cured
in a much better way than any other system of medicine. So this is the beauty of homeopathy, and I feel that you would have benefited from this, and I would like you to subscribe my channel and share this video so that other people can also get benefit from it. मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग होम्योपैथी के महत्व को समझें और डेंगू के केसेस में होम्योपैथी से कैसे बेहतर इलाज हो सकता है, कम पैसे में सस्ते में कैसे इलाज हो सकता है, कितना अच्छा तरीके से इलाज हो सकता है, इसकी महत्ता को समझें। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।